हेलो गाइस। तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का भी निधन हो गया? तो आंसर होगा फली एस नरीमन। तो भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह माने जाने वाले और केशवानंद भारती मामले सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बन भारत को आकार देने में मदद करने वाले कानून विशेषज्ञ एवं दिग्गज अधिवक्ता फली एस नरीमन का भी निधन हो गया। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको इनके बारे में यह भी बता दूं कि 1972 में ये भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे थे। 1991 में पद्म भूषण इनको मिला और 2007 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। इनकी कई फेमस पुस्तकें भी आई हैं, जैसे कि बिफोर द मेमोरी फेड्स, द स्टेट ऑफ द नेशन, इंडियन लीगल सिस्टम, कैन इट बी सेव्ड, जिसमें से कुछ ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। अच्छा, वैसे अभी वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? याद रखना, तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणि। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से कौन मशहूर थे जिनका भी निधन हो गया? तो फली एस नरीमन। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय मणिकराव। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक लाइन में याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे अजय मणिकराव खानविलकर, इनको अभी लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया? कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि वर्तमान में। और इस तरह से ये भारत में अब दूसरे लोकपाल होंगे। लोकपाल बोल रहा हूं मतलब लोकपाल अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दूसरे हैं। तो पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। वे 2022 में रिटायर्ड हो गए थे और अब ये दूसरे बने हैं 2024 में जाकर के। अब आप कहोगे 2022 से लेकर 2024 तक फिर लोकपाल अध्यक्ष कौन रहे थे? तो प्रदीप कुमार मोहंती। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। थोड़ा सा लोकपाल के बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। और इनका कार्य क्या होता है? लोकपाल के पास सरकार में कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, जिसमें प्रधानमंत्री आ गए, केंद्र सरकार के मंत्री आ गए, संसद सदस्य, ये सब आ जाएंगे। और ये भी आप जान लो कि लोकपाल और लोकपाल विधेयक 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। और ये अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ और 2016 में एक बार इसमें संशोधन भी किया गया था। और अगर पूछे ना आपसे कि लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 उत्तर होगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ करवा दिए। बाकी अगर ऑप्शन में आप जाना चाहो तो ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अनिल कुमार लाहौटी अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने थे और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। और दलजीत सिंह चौधरी SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी किसे भारत के लिए CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा सचिन जैन को। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात कर रहे हैं, इसने अभी सचिन जैन को भारत के लिए अपना CEO नियुक्त किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1987 में। हेडक्वार्टर लंदन UK में है और इसके हेड हैं केल्विन डी और CEO है डेविड टेट। अच्छा, ऑप्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वैसे, नवाब सलाम, लेबनान के हैं। ये जरूर याद रखना किस देश से बिलोंग करते हैं, ये याद रखा करो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में खास तौर पे। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाकी हीरालाल सामरिया की बात करें, केंद्रीय सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे ये। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में UK के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा भारती मित्तल। भारती मित्तल आप जानते हो, भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं और अभी इनको UK के किंग चार्ल्स II ने भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया और इस प्रकार भारती मित्तल ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी मोदी जी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहां पे लॉन्च किया था? तो आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में ये देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को अभी लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। तो इतना सा ध्यान रखना आप। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 42 नंबर पर रहा। कौन सा इंडेक्स है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक? इंग्लिश में बोलोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। कौन ने जारी किया? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने।
2024 में इसका 12वां संस्करण है और भारत इसमें 42 नंबर पर है टोटल 55 देशों में से। पिछले साल 2023 में भी इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में भारत 42 नंबर पे ही था। अब पूछे टॉप पर कौन है, तो टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे यूके और तीसरे पे फ्रांस। आप टॉप पर कौन है ये याद रख लो, भारत कौन सी रैंक पर है ये ध्यान रख लो, कौन सा इंडेक्स है ये याद रख लो और किसने जारी किया ये याद रख लो। याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगले प्रश्न में पूछ रहे भी राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 फरवरी को। हर साल आपको पता है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, और इसके लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला था। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। पहली बार इस दिवस को 1987 में मनाया गया था। अच्छा, सीवी रमन जी को भारत रत्न कब मिला था ये जरूर याद रखना। जब भी हम बात करते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उन पहले व्यक्तियों में सीवी रमन जी भी थे। अब ये प्रश्न मेरा आपसे हो जाएगा कि सबसे पहले भारत रत्न कितने लोगों को मिला था। एक तो मैंने आपको इनका नाम बता दिया, बाकियों के नाम आप बताओ। अच्छा प्रश्न पूछा ना मैंने आपसे, देखते हैं किस किस को पता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है। अच्छा, साइंस से ही, विज्ञान से ही आपको याद आएगा, अभी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया था जनवरी 2024 में, 9वें नंबर का, फरीदाबाद हरियाणा में। और ये भी याद रखना, अभी साइंटिफिक रिसर्च के लिए 33वां जेडी बिरला पुरस्कार किसने जीता था, अदिति सेन डे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, तो आंसर होगा 18। यहाँ पे हमने बात करी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 की, जो कि हुआ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और 2024 में ये इसका 43rd नंबर का संस्करण है। और इसमें भारत ने टोटल 18 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। टॉप पे इसमें मलेशिया रहा था। बस इतना सा ही आप ध्यान रखो, कौन सी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, कहां पे हुआ था, भारत ने टोटल कितने मेडल, और टॉप पे कौन रहा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां पे किया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अब ये भारत टेक्स 2024 है क्या, तो ये अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसमें 100 से ज्यादा देशों के 3000 से अधिक व्यापारियों ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखना, बस वेन्यू ध्यान रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के आखिरी दिन को ये दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। आमतौर पर तो ये 28 फरवरी को आता है, लेकिन आपको पता है 2024 ये लीप ईयर है, तो इस बार 29 फरवरी को हम मना रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो, फरवरी का आखिरी दिन। फिर पूछ रहे हैं अभी आरबीआई के द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 की थीम क्या है, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। और ये सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। क्या बोलेंगे, वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024। मनाने का उद्देश्य नागरिकों के बीच वित्तीय सहायता और शिक्षा को बढ़ावा देना। और थीम याद रख लो, सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। बाकी आरबीआई के बारे में बताने की जरूरत है क्या, चलो देख लो, स्टैटिक है ये पार्ट भी। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है या किस आयोग की सिफारिश पे होती है, तो हिल्टन यंग आयोग। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। ये स्टैटिक हो गया, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में कहां पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो तवी महोत्सव कहां मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। 4 दिनों तक मनाया जाता है ये त्योहार। देखो, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ और त्योहार मैं आपको यहाँ रिवाइज करा दूं, ताकि एक साथ हम रिवाइज कर लें। हेरत फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में होता है। कंछोत उत्सव होता है यहाँ पे। ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। लेवेंडर फेस्टिवल होता है। बंगस वैली फेस्टिवल हो गया। अभी गोले मेले फेस्टिवल का आयोजन भी यहाँ पे हुआ था। 2023 में पहली बार सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। अहरबल महोत्सव ये भी यहीं पे मनाया जाता है। एक अहरबल फॉल्स आपको मिलेगा, वाटरफॉल्स, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। तो उसी से संबंधित देखो ये महोत्सव भी हो गया। 2021 में पहली बार इसे मनाया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ उत्सव महोत्सव है, मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना।
फिर पूछ रहे हैं अभी किसने 2024 का प्रतिष्ठित रॉमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी ने। तो इस वर्ष के रॉमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पंकज कुमार चटर्जी हैं, ये याद रखना। इन्होंने जीन डैनियल बार्टसेट के ले दीवान दी स्टालिन का बंगाली में अनुवाद किया, जिसका टाइटल है स्टालिनर दीवान। और ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक को इस पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे कि अभी किसने 2024 का प्रतिष्ठित रॉमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता, तो पंकज कुमार चटर्जी ने। रवि कन्नन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इन्होंने जीता था। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था ये, लेकिन उसमें से ये भारतीय हैं, तो यही हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर अदिति सेन डे हमने पढ़ा था, 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला। और प्यारे लाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं चलो। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां पे हुआ, तो याद रखना सिंपल सा हैदराबाद में हुआ था ये, जिसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया था। फिर पूछ रहे अभी किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान है, और इन्होंने ये स्वयं प्लस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य अगर मैं एक लाइन में आपको बोलूं सिंपल सा, तो स्किल डेवलपमेंट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्यादातर सरकार के योजनाओं का या ये जो भी चीजें लॉन्च करती हैं उनका मुख्य उद्देश्य अगर छात्रों के रेस्पेक्ट में बात करें तो यही होता है, स्किल डेवलपमेंट करे जाओ बस। देखो अगला प्रश्न पूछते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो ये तेंदुआ रिपोर्ट 2022 अभी आई है, 2024 में आई है, 2022 वाली रिपोर्ट है ये। किसने जारी किया, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। रिपोर्ट के नाम की बात करेंगे तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बताई गई 13,874। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बताए गए 3,907, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश नाम आते ही तो आपको याद हो गया होगा कि सबसे ज्यादा टाइगर भी तो यहीं पर हैं। और याद रखना ये जो तेंदुए हैं इनको IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, तेंदुओं से एक दिवस अभी हमने पढ़ाया था, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। आप बताएंगे अब कमेंट करके कि अभी अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हमने मनाया था, कब मनाया था। ये आपके लिए प्रश्न है भैया। मैं आपको जब भी डे वाला प्रश्न आता है तो पूरे महीने के डे रिवाइज कराता हूं, तो ये डे भी आता है, इसलिए मुझे याद है। और अगर आपको याद नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है आप ढंग से रिवीजन नहीं करते हो। अब मुझे कैसे याद रहा, अब मैं अलग से कोई रिवीजन नहीं करता हूं, जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा समय निकालो, उसके लिए भी अलग से समय रखो कि उसका रिवीजन कर लो। लेकिन मैं तो नहीं करता हूं ना, मैं तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूं। तो उस समय जो आपको रिवीजन करवाता हूं या आपके ये रिवीजन वाली क्लास में लेता हूं, यही मेरा रिवीजन समझो। इसके अलावा आपकी तरह स्टूडेंट की तरह मैं कोई इनको समय नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा आगे का सारा समय आपके आगे के कंटेंट में चला जाता है, ढूंढने में। और केवल कंटेंट ही ढूंढना मेरा काम नहीं है, उसके अलावा जो भी A to Z काम होता है वो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना समय ही नहीं होता। मैं आपका ये रिवीजन वाला वीडियो भी टाइम पे बना पाऊं, इसका ही टाइम नहीं होता, तो रिवीजन कहां से करूंगा। लेकिन फिर भी मुझे ये याद रह गया। क्यों याद रह गया आप सोचो, क्योंकि जब मैं आपका डेज का रिवीजन कराता हूं तो मैं बोलता हूं, और बोलता हूं तो वही मेरा रिवीजन हो रहा है, और बोलने से चीजें याद होती है। मैंने आपको बोला है, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने आपसे पूछ लिया। अब आप बताओ। लेकिन मैं आपको इसी से याद दिला दूं, अभी एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी, पहली बार आई थी, वो मैंने आपको याद करवाया। 3 पॉइंट याद रखने, भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं, याद रखना 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9 है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसने लिखा। PS श्रीधरन पिल्लई ने, ये गोवा के गवर्नर हैं, ये बुक्स लिखते रहते हैं, तो ये बुक इनकी है, ध्यान में रखना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अभी तक नहीं करा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।